अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 17 पंचायत। मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना है। आप सभी ने रीडिंग करी होगी इसकी, है ना। काफी बड़ा सबक है ये, तो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। आप सभी लोग बहुत तवज्जो के साथ पढ़िएगा और ये इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन इसके जरूर आएंगे, मुहावरे भी इसी सबक में से आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। साझे में खेती होती, लेन देन में भी साझा था। मैम पेज नंबर बता दीजिए। सबक नंबर 17 पंचायत, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। जी मैम, शुक्रिया। जी, सभी ने पढ़ा था ना ये सबक? नहीं पढ़ा था? जी, चलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप देखिएगा। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। साझे में खेती होती, लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर कामिल एतमाद। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब भी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। वो हम नवाला थे, हम प्याला, सिर्फ हम ख्याल थे, और यही दोस्ती की असल बुनियाद है। ये आपका एक सवाल है, सवाल जवाब में एक सवाल है ये, उनकी दोस्ती की असल बुनियाद क्या थी। तो ये आपका सवाल है, फर्स्ट पैरा, जो फर्स्ट जो है ना, ऊपर जुम्मन शेख से और नीचे तक असल बुनियाद है, ये आपका जवाब है उस सवाल का। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्क थी, मगर मिल्क माने मिल्कियत, जायदाद, मगर करीबी वारिस कोई ना था। जुम्मन ने सब्ज बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मिल्क अपने नाम करा ली थी। जब तक हिबा नामे की रजिस्ट्री ना हुई थी, खाला जान की खूब खातिरदारियां होती थीं। खूब मीठे लुकमे और चटपटे सालन खिलाए जाते थे, मगर रजिस्ट्री की मेहर होते ही इन खातिरदारियों पर भी मेहर हो गई। जुम्मन की अहलिया भी फहीमन ने रोटियों के साथ कुछ तेज तीखी बातों के सालन देने भी शुरू कर दिए, और रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से बढ़ने लगी। कुछ दिनों तक खाला जान ने सुना और जब्त किया, मगर जब बर्दाश्त न हुई तो जुम्मन से शिकायत की, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाना होगा, तुम मुझे रुपए दिया करो, मैं अपना अलग पका लूंगी। जुम्मन ने बेअतनाई से जवाब दिया, रुपया क्या यहाँ फलता है? खालाजान ने बिगड़ कर कहा, तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं? जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़े ही समझता था कि तुम ख्वाजा खिजर की हयात लेकर आई हो। आ रहा है ना सबक समझ में? वो जुम्मन अपनी खालाजान से कह रहे हैं कि मैं, कोई ये थोड़ी समझता है कि तुम ख्वाजा खिजर की हयात लेकर आई हो, कि मतलब तुम इतने 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 दिन जिंदा रहोगी, है ना। ये सारे सवालात उनके आ रहे हैं, और वो ज़ईफा हैं और जुम्मन उनके यहाँ रहती हैं। जब तक जुम्मन खाला की मिल्कियत अपने नाम नहीं करा ली, तब तक वो बहुत उनकी खातिरदारी करते रहे, और जिस दिन इन्होंने अपनी मेहरबानी उन पर इनायत कर दी तो उनका रवैया, जुम्मन और जुम्मन की बीवी का रवैया खालाजान से बिल्कुल अलग हो गया। जैसा था उसके बिल्कुल मुतबादिल हो, बिल्कुल अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। खालाजान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। जामे से बाहर होकर पंचायत की धमकी दी। जामे माने बहुत गुस्से में हो गई, और वो सारा कुछ अपनी कैफियत को समझ गई और बहुत गुस्से में भर होकर वो पंचायत की बात कहने लगी। हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए,
मुझे भी रात दिन का वबाल पसंद नहीं। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी, इसके मुतालिक शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था। किस में कितनी जरूरत थी जो इनके सामने खड़ा हो सके। उसके कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी। इसका तस्फिया जरूरी था। शेख जुम्मन को अपनी ताकत और रसूख पर कामिल एतमाद था। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश्त में तो गुरिया वजारी करने में कोई कसर नहीं रखी, मगर खूबी तकदीर कोई उसकी तरफ माइल ना हुआ। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी टेक दी और दम लेकर कहा, बेटा तुम भी छन्न भर को मेरी पंचायत में चले आना। अलगू ने बेरुखी से बोले, मुझे बुला कर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा, अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ। आने ना आने का हाल अल्लाह जाने, क्या मेरा रोना कोई ना सुनेगा? अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब? अपनी अपनी तबीयत। जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू चौधरी इस सवाल का जवाब ना दे सका। शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्के पान का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी जी ने हाजिरीन को मुखातिब करके कहा, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। 6.5 महीने तो मैंने इसके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। बेकस बेवा हूँ, थाना कचहरी कर नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द रोऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उस राह पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, अपने तई मुखालिसों के नर्रे पे पाया, दिले राना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहें नीचे पंच बनाए, मुझे कोई नूरा हटिए मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? जुम्मन ने बुढ़िया को गजबनाक निगाहों से देखकर कहा, अब इस वक्त मेरी जबान न खुलवाओ, जैसे चाहो पंच बना दो, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला ने जुम्मन के एतराज को ताड़ दिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान न बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन ही दुश्मन है? अच्छा, और सबको जाने दे, अलगू चौधरी को तू मानेगा? जुम्मन फरते मसरत से बाग बाग हो गए, मगर जब्त करके बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे राम धन मिस्र वैसे अलगू चौधरी, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अलगू बगले झांकने लगे। वो इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। मौतरजाना अंदाज से कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं खोता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू को कोई चारा ना रहा, सरपंच बने। रामधन मिश्र दिल रामधन मिश्र
दिल में बुढ़िया को कोसने लगे। अलगू चौधरी ने फरमाया, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब जरूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की है और हमसे भी कुछ बन पड़ा है। तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त हैं। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खालाजान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया। तुमको भी कुछ कहना हो तो कहो। जुम्मन खड़े हुए और बोले, पंचों में खालाजान को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में जरा अनबन रहती है, इनमें मैं मजबूर हूँ। औरतों की तो ये आदत ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर। अलगू चौधरी को आए दिन अदालत से साबिका रहता था। कानूनी आदमी थे। जुम्मन से जिरह करने लगे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की जरब की तरह लगता था। रामधन मिश्र और उनके रफीक सर हिला हिला कर इन सवालों की दाद देते थे। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा हो गया है। अच्छी दोस्ती निभाई है, इससे अच्छे तो रामधन ही थे। जालिम ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। जिरा खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया। शेख जुम्मन, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है। तुम्हें चाहिए कि खालाजान को माहवार गुजारे का बंदोबस्त करा दो और इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मंसूख हो जाएगा। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गए। अहबाब से कहने लगे, भाई इस जमाने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। मगर रामधन मिश्र और फतेह खान और जग्गू सिंह इस बेलाग फैसले की तारीफ में रब्बुल लिसान थे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी। दोस्ती दोस्ती की जगह है, मुकद्दम ईमान का सलामत रखना है। ऐसे ही सत्यवादियों से दुनिया कायम है, वरना कब की जहन्नम में मिल जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। वो अब भी मिलते थे, मगर जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन न लेने देती थी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्दी मिल गया। पिछले साल अलगू पटेसर के मेले में बैलों की एक अच्छी गाय मोल लाए थे। बछिए नस्ल की खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्ब जबार के लोग उन्हें देखने। इस पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र कर जाए, मगर खुदा नेको बद देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवा दिया है। इसके बरअक्स चौधराइन को ख्याल था कि इस पर कुछ कर दिया गया है। अब एक बैल किस काम का। इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। नाचार इसे बेच डालने की सलाह हुई। गांव में एक सेठ थे। वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते, गांव में बेचते। इस बैल पर इनकी तबीयत लहराती। सोचे इसे ले लूं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल भाव किया और अपने दरवाजे पर लाकर बांध दिया। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गरजमंद थे, घाटे की कुछ परवाह न की। शंभू ने नया बैल पाया तो पांव फैला दिए। दिन में 3-3, 4-4
खेवे करते, न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेवों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा डाल दिया और गरीब जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के यहाँ थे तो चैन की बंसी बजती थी। रात तक पाते, साफ पानी, दली हुई अरहर भूसे के साथ खिली, कभी कभी घी का मजा भी मिल जाता। एक एक कदम चलना दूभर था। हड्डियां निकल आती थीं, लेकिन असील जानवर मार की ताब ना थी। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर मुश्किल से उठते थे। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़कर बैल जिगर तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा, चाहा के जरा दम ले ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। कई कोड़े बड़ी बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। मारे गुस्से के मुंह बैल पर और दुर्रे लगाए। तुझे मरना था तो घर पर मरता, तूने आधे रास्ते में दांत निकाल दिए। अब गाड़ी कौन खींचे? गाड़ी पर कई बूढ़े नमक के, बाप रे कितना बड़ा सबक है, छोड़कर जा भी ना सके। गाड़ी पर लेट गए, मगर जब पौ फटी, चौंके और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारद। कलेजा सुन हो गया, कमर टटोली, थैली का पता ना था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, पछाड़े खाने लगे। सुबह ये हजार खराबी घर पहुंचे। सुबह को बाहजार खराबी घर पहुंचे। सेठानी जी ने ये हादसा अलमनाक सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगने जाते तो सेठ और सेठानी दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जहन्नम की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए, उन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सबर ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या होगा, और क्या लोगे। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आए, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम न था। एक बार वो भी बिगड़े। सेठ जी गरम पड़े, सवाल जवाब होने लगे, खूब मुबाहिसा हुआ। सेठ जी ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। गांव के कई मुअज़्ज़िज़ आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया, सेठ जी को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाएगा उसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। तीसरे दिन इसी सायेदार दरख्त के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत पूरी आ बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बदते हो। अलगू ने मनसकराना अंदाज से जवाब दिया, शंभू सेठ जी ही चुन ले। शंभू सेठ खड़े हो गए और कड़क कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम लिख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना और कलेजा धक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे। तहिया पर पहुंच गए, बोले, चौधरी तुमको कोई उज्र तो नहीं है?
चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है। इसके बाद 4 नाम और तजवीज किए गए हैं। अलगू पहला चरका खाकर अलगू पहला चक्कर खाकर होशियार हो गए थे। खूब जांच कर इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं। यकायक शंभू सेठ के एक अजीज गोडर शाह बोले, शंभू भाई, सरपंच किसे बनाते हो? शंभू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू, तुम्हें कुछ उज्र तो हो तो कहो। अलगू ने किस्मत ठोक ली, हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है। पंचायत शुरू हुई। फरीकैन ने अपने हालात बयान किए। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और शंभू सेठ पंचायत पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया। शंभू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल इनके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज शंभू उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा ना करते। रामधन मिश्र ने कहा, कीमत के अलावा इनसे कुछ तावान भी लिया जाए। शंभू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। गोडर शाह ने कहा, शंभू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। उनका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सजा मिल चुकी है। जुम्मन बोले, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलगू चौधरी की भलमनसी पर मुनहसिर है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी पूरे न समाये उठ खड़े हुए और जोर से हाक लगाई, पंच परमेश्वरी की जय। हर शख्स जुम्मन के इंसाफ की दाद दे रहा था। इंसाफ उसको कहते हैं, आदमी का ये काम नहीं। पंच में परमात्मा बसते हैं। पंच के सामने खोटे को खरा बनाना मुश्किल है। घंटा भर के बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और उनके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा जानी दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसरत पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन। इंसाफ के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता। ये भी खुदा की शान है। मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा था ये लेसन या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था मैम। पढ़ा था। तो ये सब आपके सवाल जवाब देखिए। अलगू चौधरी ने फैसला सुनकर जुम्मन पर क्या असर हुआ, ये आपका पहले ही पैरा है। जुम्मन शेख को पंचायत की मसनद पर बैठकर क्या एहसास हुआ? जुम्मन शेख को पंचायत की मसनद पर बैठकर वो एहसास हुआ कि पंचायत, लास्ट वाला बिल्कुल पैरा जो अभी पढ़ा है सबक का, बिल्कुल लास्ट पैरा। अफसाना पंचायत की बुनियाद किस बुनियाद पर है? अफसाना पंचायत की बुनियाद सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर है, क्योंकि दोनों में दोस्ती थी, है ना। आप बड़ा भी लिख सकती हैं, आप उसको डिटेल में भी लिख सकती हैं, आप एक जुमले में भी लिख सकती हैं। अब प्रेमचंद के मशहूर अफसानों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने इस तरह हैं, कफन, पूस की रात, ईदगाह, पंचायत वगैरह वगैरह। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाने की डेफिनेशन मैंने गुज़िश्ता हफ्ते लिखवा दी थी और पूरे मुहावरे लिखवा दिए हैं, और आज हमारा ये पूरा कोर्स खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 जनवरी से आप मुझे असाइनमेंट जिसके हो गए हैं तो प्लीज आप असाइनमेंट जमा कर दीजिए मजहर भाई के पास एकेडमी में। मैं वहां से ले लूंगी, करेक्शन कर लूंगी। उसके बाद जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं अब टेस्ट देना शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है,
सबसे पहले हमारे देखिए, आप अच्छी तरह से देखिए, हमारे 4 शायर हैं इस सिलेबस में। देखिए, एक तो है अल्लामा इकबाल, तरानाए हिंदी है पहला। दूसरा है हमारा नजीर अकबर आबादी, आदमी नामा। तीसरा है हमारा मीर तकी मीर, गजल। और चौथा है मिर्जा गालिब, गजल। और पांचवा है शहरयार, गजल। आप इन 4 की 5 की, अल्लामा इकबाल, गालिब, नजीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर एंड शहरयार, 5 शायर हैं। 5 शायर में से 2 की बायोग्राफी सवाने हयात याद कर लीजिए। अल्लामा इकबाल, 5 की याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी राइटिंग में भी फर्क आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, और अल्फाज का जखीरा आपके पास हो जाएगा, और अच्छा खासा जो है ना आपको उर्दू लिखने में, तहरीर में फर्क महसूस होगा। पहला तो ये है। तो आप कहें तो 1 जनवरी के फर्स्ट संडे में हम सवाने हयात का टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। सिलेबस हमारी बहुत शॉर्ट है, 5 शायर हैं, 2 हफ्ते हम ले लेते हैं। 5 हैं, पहले दिन 3 ले लेते हैं, दूसरे हफ्ते 2 ले लेते हैं। जब आप सवाने हयात याद करेंगे तो उनकी गजल के मिसरे याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला, मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बना दूं, आप लिख लेंगे क्या, या मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूं? व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। मैं पूरा सिलेबस और ब्लूप्रिंट बनाकर बता देती हूँ, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। तो पहला तो आप 5 शायर देखिए, अच्छी तरह से सारे लोग सुन लीजिए। 5 शायर की बायोग्राफी, सवाने हयात और उनकी गजल कि नजीर अकबर आबादी ने क्या लिखा, अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा, मीर तकी मीर की क्या शायर थी, गजल की मिर्जा गालिब की क्या शायरी है हमारे सिलेबस में, ठीक है। उसके शायर का ये हो गया, शायरी हिस्सा ये हो गया हमारा मुकम्मल। अब हम आते हैं लेटर एप्लीकेशन पर, यानी दरखास्तनामा और खत, ठीक है। ये दूसरा हमारा। अब दरखास्तनामा और खत 2 चीजें हैं, इन 2 का फिर दूसरे हफ्ते में ले लेंगे। तीसरे बार में हम मुहावरे और कहावतें ले लेंगे। उसके बाद देखिए, वाहिद है, वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस और जिद अल्फाज, छोटा का बड़ा, अच्छा का बुरा, ये 3 चीजें ग्रामर की हैं। तो ये ग्रामर का भी हम ले लेंगे। तो इंशाल्लाह हम पूरा डिवाइड कर देंगे कि आपको कैसे कैसे लेना है, और जो आपकी किताब में है, जो आपकी सिलेबस में है, उसी में से आपको टेस्ट देना है। तो प्लीज आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से शुरू कर दीजिए, और जो जैसा मैं आपको दूं वो याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा याद कर लेंगे। यस मैम। सबसे लास्ट में हम आएंगे सवालात पर, क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। यस मैम। ठीक है, सबसे लास्ट टाइम हम बिल्कुल, जब फैब के लास्ट में हम इंशाल्लाह, हमको इतना टाइम मिल जाएगा कि हम सवालात पर आ जाएंगे। सवालात भी हमारे ओलंपिक है, हमारा हिंदुस्तान के त्यौहार हैं, और कामरानी का राज है। 4-5 सबक हैं हमारे, ज्यादा सबक नहीं है, उसमें से हम सवालात तलाश कर लेंगे, और जो आपके असाइनमेंट में सवालात है ना, उसी में से हम सवालात देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अफसाने की तारीफ याद कर लीजिएगा, लेटर एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा, मुहावरे जितने भी लिखवाए हैं वो याद कर लीजिएगा। देखिए, तो अभी हमने अपना टेस्ट के लिए 1 जनवरी को देंगी या आज ही कुछ देंगी? नहीं, अब जब जनवरी मंथ का फर्स्ट संडे, ओके, जनवरी मंथ का फर्स्ट संडे हम शायरी की सवाने हयात, यानी जो हमारे शायर है ना, 5 शायर हैं, उनकी बायोग्राफी आप याद कर लीजिएगा, वो लिखवाएंगे। जी ठीक है मैम। ठीक है, आप चाहें तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, और वैसे भी आपका फिर जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा हो जाएगा, आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। जी मैम। ठीक है, मैं पूरा आपको ब्लूप्रिंट बनाकर भेज दूंगी, तो इंशाल्लाह आप उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सिलेबस में है वो ही होगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। अब देखिए, पंचायत में हमने मुहावरे लिखे थे, उसके अलावा भी जो है ना और हैं हमारे पास इसी में सबक में। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। अल्फाज मायनी पर आइए,
सवाल जवाब के अल्फाज मायने पर। देखिए पेज नंबर 148 ओपन करिए। इसमें है सब्ज बाग दिखाना। ये देखिए वो ही आ गया मुहावरा, लालच देना। सब्ज बाग दिखाना, लालच देना, है ना। तो लालच में पड़ना या लालच में होना। अब देखिए खूब खातिरदारी करना, ये भी मुहावरा है, यानी खूब आओ भगत करना, खातिरदारी करना। जो आपके सिलेबस में सबक के पीछे जो एक्सरसाइज है वो तो है, मगर इसमें ये और एक्स्ट्रा दिए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। दूसरा है जब्त करना। जब्त करना मीन्स बर्दाश्त करना। खून चूसना या परेशान करना, किसी भी मामले में परेशान किया जा सकता है। जामे से बाहर होना, आपे से बाहर होना अपन कहते हैं, यहाँ है जामे से बाहर होना। धमकी देना, है ना। ये मुहावरे ही हैं। ना का ना आ रहा है ना, एक लफ्ज खास लफ्ज आ रहा है। हक में उठना, हक में उठना यानी किसी के लिए इंसाफ में आना। और फरियाद करना, लाठी टेकना, दम लेना, माइल होना, बिगाड़ ना करना, या बिगाड़ पैदा करना, बिगाड़ ना करना, दोनों हैं। एतराज को ताड़ लेना, जबान ना खोलना, गजबनाक निगाह से देखना, उड़ती हुई निगाह डालना, मुंह पर थप्पड़ मारना, दुख दर्द रोना, रात दिन का रोना। जहां ना का इजाफा है ना, तो ये मुहावरा है। बाग बाग होना, बगले झांकना, मोतरजाना अंदाज में कहना। और देखिए खेल बिगाड़ना, जड़ खोदना, काया पलट करना, जिराह करना। ये सारे इसी लेसन में है, इतने सारे है ना। मंसूख होना, सन्नाटे में आना, गर्दन पर छुरी फेरना, ये तो अपना हो गया था ना। दूध का दूध, पानी का पानी, ये कहावत हो गई है, पानी, है ना। और नेको बद होना, दगाबाजी करना, चैन न लेने देना, दोस्ती की जगह हिलाना, इंतकाम लेना। देखिए तबीयत लहराना, गाड़ी में दौड़ाना, मोल भाव करना, पांव फैलाना, कोड़े रसीद करना, हड्डियां निकल जाना, एक एक कदम चलना, पछाड़े खाना, गायब होना, कलेजा सुन होना, पांव फटना, मिट्टी में मिलना, फकीर होना, दाम की पड़ना, गले बंधना, गले पड़ जाना, गले बंधना एक ही चीज है। दिलासा देना, पंचायत करना, कलेजा धक से होना, तजवीज करना, इंतखाब करना, दूर से हाक लगाना, किए की सजा पाना, अकड़ अकड़ कर चलना या अकड़ अकड़ कर बोलना, खूटे को खरा बनाना, वगैरह वगैरह। इस वाले पंचायत में बहुत सारे मुहावरे हैं, तो पंचायत में भी मुहावरे हैं और पंचायत के एक्सरसाइज में भी मुहावरे हैं। दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों देख लीजिएगा। हो सकता है 4 आए, हो सकता है 6 आए, है ना, इसका कोई अंदाजा नहीं है, मगर फिर भी आप अपनी। मैम सब्ज बाग दिखना का मीन्स क्या होता है, जो फर्स्ट वाला मुहावरा है? लालच में, मतलब हकीकत ना होना, मतलब हकीकत तो नहीं हो, सब्ज बाग दिखाना है कुछ और बता कुछ रहे। ठीक है जी, शुक्रिया मैम जी। और कुछ? अब देखिए माशाल्लाह अपना पूरा सिलेबस हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बुक है, इसी में हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और शायरी भी इसी में शामिल है, तो पूरा याद कर लीजिएगा, है ना। तो इंशाल्लाह जैसा भी है, क्योंकि अब ये जो सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, ये अब
चेंज जो हुआ है वो पहली बार ही अब पेपर ऐसा आएगा, तो वल्लाह आलम कैसा आएगा, मगर फिर भी पिछले पेपर से कुछ आइडिया है, तो इंशाल्लाह मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगी। ठीक है, और कुछ? मैम आपने बोला था खतनिकारी बताएंगी आप। उस बार मैंने क्या लिखवाया था? मैम आपने मैं महल्ले की सीवर लाइन ठीक करवाने वाला लिखवाया था। अब क्या लिखना है? हम रिसाला मंगवाने, जी, खतनिगारी लिखने का तरीका बताएंगी आप, आपने कहा था नेक्स्ट संडे बता हाँ देंगी। हाँ, खत के हम लिए चाहिए। रिसाला मंगवाने के लिए जो लिखना है। देखिए ये हमारी लिंक ना डिस्कनेक्ट होने वाली है, टाइम ओवर हो गया है, तो आप, मैं खत लिख रही हूँ बोर्ड पर, आप अगर डिस्कनेक्ट होता है तो दोबारा लिंक करें, है ना, आप ज्वाइंट हो जाइए। ओके, यस मैम। जी।